हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऊष्मागतिकी क्या है। तो ऊष्मागतिकी में हम लोग पढ़ते हैं जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। उन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वास्तव में होता क्या है, वहाँ एक पदार्थ या तो अपनी भौतिक अवस्था बदलता है या फिर उसका रासायनिक रूप से जो संगठन है वो बदलता है। और इसके साथ साथ ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। तो जो भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को हम लोग यहां पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन हम पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। दूसरे कौन से हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ठीक है। पदार्थ में दो तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इनमें जो भी ऊर्जा परिवर्तन होंगे, भौतिक परिवर्तन हो, इसमें ऊर्जा परिवर्तन हो, या रासायनिक परिवर्तन हो, इसमें ऊर्जा परिवर्तन हो, ये सब हम कहां पढ़ते हैं? ऊर्जा परिवर्तन। इन दोनों में क्या होता है? जो ऊर्जा परिवर्तन होंगे उनका अध्ययन कहां पर करेंगे हम लोग? ऊष्मागतिकी में करेंगे। तो ऊष्मागतिकी है क्या? ऊष्मागतिकी है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का और ऊर्जा के जो आपसी संबंध हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो विज्ञान, इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा। देखिए, विज्ञान की शाखा है, सिर्फ केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है ये। ठीक है, ये केमिस्ट्री से अलग ब्रांच है। हम केमिस्ट्री में इसका कुछ पार्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी इसका कुछ पार्ट पढ़ते हैं, और हायर क्लासेज में देखें तो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी थर्मो पढ़ते हैं। तो ये विज्ञान की ब्रांच है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन व ऊर्जा के आपसी रूपों में या ऊर्जा के विभिन्न रूपों में, विभिन्न रूपों के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं।
ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज एंड इंटर रिलेशंस बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। रसायन विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में जो ऊर्जा परिवर्तन होते हैं उनका और ये जो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं इनके आपस में क्या संबंध है, इनका अध्ययन हम करते हैं। एक हम इसके साथ साथ ऊष्मा रसायन भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ क्या पढ़ते हैं, एक चीज और पढ़ते हैं, ऊष्मा रसायन, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। ऊष्मा रसायन ये वास्तव में रसायन विज्ञान की शाखा है और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होते हैं वो पढ़ते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन में जो ऊर्जा परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊर्जा परिवर्तन होगा उनका यहाँ अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। किस में करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अध्ययन करते हैं। अब देखिए ये जो शब्द है ऊष्मा रसायन, सॉरी ऊष्मागतिकी, इसमें दो चीजें हैं। ऊष्मागतिकी जो है, ऊष्मागतिकी शब्द अगर इसकी बात करें, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, तो दो चीजें हैं, ऊष्मा और गतिकी, यानी थर्मोकेमिस्ट्री, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें थर्म शब्द या ऊष्मा शब्द जो है वो तो किसके लिए है, वो तो हीट के लिए है, ऊष्मा के लिए है या ऊर्जा के लिए है, यूं कह दें वो किसके लिए है, ऊर्जा के लिए है, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। और गतिकी जो है, गतिकी का मतलब होता है गति में, गतिक अवस्था में, गतिक अवस्था में, है ना। ये किसके लिए है, हीट या एनर्जी के लिए है, और ये किसके लिए है, इन मोशन, यानी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, स्टोर्ड एनर्जी नहीं, ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, गतिक अवस्था में। ठीक है। अब देखो ऊर्जा जो होती है ना, अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा दो तरह से होती है, ऊर्जा दो रूपों में होती है। एक तो होती है स्टोर्ड एनर्जी, संग्रहित ऊर्जा। कौन सी होती है, संग्रहित ऊर्जा। और एक होती है गतिक रूप में ऊर्जा, गतिक रूप में ऊर्जा। संग्रहित ऊर्जा जो होती है उसमें हमारी एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, है ना, इस तरह की ऊर्जाएं आती हैं, इस तरह की ऊर्जाएं आती हैं। हम पढ़ेंगे क्या होती है एंथैल्पी, क्या होती है आंतरिक ऊर्जा, है ना। गतिक रूप में ऊर्जा जो है वो कार्य या ऊष्मा के रूप में आएगी। किस रूप में आएगी, कार्य या ऊष्मा के रूप में, वर्क या हीट के रूप में। और वास्तव में ये जो है संग्रहित ऊर्जा, यही वास्तव में ऊर्जा का प्रकार है। यही क्या है वास्तव में, ये ऊर्जा के प्रकार है। ये जो यहाँ पढ़ रहे हैं आप, ये क्या है, ये ऊर्जा के प्रकार हैं, ऊर्जा के प्रकार हैं। लेकिन ये गतिक रूप में जो बता रहे हैं वही ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी कैसे जाएगी, एक चीज से दूसरी चीज में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा। तो ऊर्जा का स्थानांतरण या तो ऊष्मा के रूप में होता है,
या कार्य के रूप में होता है। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या है, ये ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार हैं। ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार है। ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार है। ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो है ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार, कार्य और कौन है, ऊष्मा। इनमें से जो कार्य होता है, इनमें से जो कार्य है, दो प्रकार हो गए ना ऊर्जा स्थानांतरण के। ये एक तो है कार्य के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और एक होता है ऊष्मा के रूप में भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किस रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में। कैसे, देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, ऊष्मा जो है ना वास्तव में ये ऊर्जा का अव्यवस्थित रूप है। ये क्या है, ऊर्जा का अव्यवस्थित रूप है। ये अभी मैं चैप्टर शुरू नहीं किया है, मैंने चैप्टर से संबंधित सामान्य जानकारियां हैं, चैप्टर अब शुरू करेंगे हम लोग। ये ऊर्जा का अव्यवस्थित रूप है। अव्यवस्थित रूप से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, इसमें यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, यहाँ क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। अब इसमें कोई गैस भरी हुई है, इसमें क्या है, गैस भरी हुई है। अब आप इसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं साहब। अगर आप इसको ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा की वजह से जो कण है वो रैंडमली मूव करेंगे। इनको जैसे ही गतिज ऊर्जा मिलेगी टेम्परेचर की वजह से, ये क्या करेंगे, यादृच्छिक रूप से गति करेंगे। यादृच्छिक रूप से गति का मतलब क्या होगा, कोई कण इधर जाएगा, ठीक है, कोई कण इधर जाएगा। अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर। ठीक, क्या होगा, इसमें कुछ कण तो जो हैं वो एक दिशा में जाएंगे, तो कुछ दूसरे कण जो हैं वो उसके विपरीत दिशा में जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, इसी की बात कर लेते हैं। हमने क्या किया, पिस्टन लिया, क्या किया, पिस्टन लिया, और एक पात्र लिया, बंद पात्र, और उसमें क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, और उसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है, गैस। ठीक, गैस के कण हैं, ये लीजिए। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको हीट देंगे, जैसे ही इसको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा भाई, इनके कणों को गतिज ऊर्जा मिलेगी। तो कुछ कण क्या करेंगे, इधर की तरफ जाएंगे, कुछ कण इधर गति करेंगे, कुछ इधर की तरफ जाएंगे, कुछ ऊपर जाएंगे। सारे कण एक दिशा में नहीं जाएंगे। तो ये ऊर्जा का कैसा रूप है, अव्यवस्थित रूप। अगर ये सारे कण एक ही दिशा में जाने लग जाएं, सपोज सारे कण किधर चले जाएं, ऊपर की तरफ, तो फिर क्या होगा, तो फिर पिस्टन ऊपर खिसकेगा, और ऊपर खिसकने का मतलब पिस्टन में विस्थापन होगा, और विस्थापन जब होगा तो वहां कार्य होगा, क्योंकि कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऊर्जा का व्यवस्थित रूप कहलाएगा। देखिए कैसे, ये पात्र है, इसमें ये क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, और इसमें आपने क्या किया, गैस ली। गैस के कणों को, गैस के कण अगर सारे एक ही दिशा में बल लगाएंगे, सारे क्या करेंगे, इधर ही जाएंगे सारे ऐसे, ये लीजिए। तो इससे क्या होगा, पिस्टन में विस्थापन होगा, पिस्टन में विस्थापन होगा, ऊपर खिसकेगा पिस्टन। और ये सारे कण एक ही दिशा में व्यवस्थित है, यानी ये कैसा रूप है, व्यवस्थित रूप। और यहाँ पर क्या होगा, कार्य। तो कार्य ऊर्जा का व्यवस्थित रूप है, और ऊष्मा क्या है, अव्यवस्थित रूप है। और ये वास्तव में अगर हम इनको ऊर्जा के रूप ना बोलकर ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऊर्जा के रूप तो हम पढ़ते ही हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना,
अलग अलग तरह की बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, बहुत प्रकार हैं, दुनिया भर के हैं ना, यांत्रिक ऊर्जा, कई तरह की होती हैं। ये क्या है, वो सभी जो भी जितने भी नाम मैंने बोले वो सब क्या है, ये संग्रहित ऊर्जाएं हैं। जबकि ये जो कार्य और ऊष्मा है ये क्या है, गतिक अवस्था में ऊर्जा है, यानी ये ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी में हम लोग जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो पढ़ना जरूरी क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ऊष्मागतिकी के उद्देश्य क्या है, ऊष्मागतिकी के उद्देश्य, इसके एम क्या है, इसके क्या फायदे हैं इसे पढ़ने के, ऊष्मागतिकी को पढ़ने के क्या फायदे हैं, इससे क्या पता चलता है। तो देखिए, एक तो ऊष्मागतिकी जो है ये किसी भी प्रक्रम की, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी ऊर्जा स्थानांतरण किसी भी टाइप का हो रहा है तो उसकी संभाव्यता को बताता है कि वो प्रक्रम संभव है या नहीं है, होगा या नहीं होगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी किसी प्रक्रम की संभाव्यता को बताती है कि ये प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, प्रक्रम की संभाव्यता को बताती है, संभाव्यता, फिजिबिलिटी को बताती है, संभाव्यता को बताती है, सुगमता को बताती है। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि डेल्टा जी एक टर्म आएगी, वो ये बताती है कि अभिक्रिया या कोई भी प्रक्रम जो है वो स्वतः होगा या नहीं होगा, स्वतः प्रवर्तित होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मागतिकी जो है इससे हमें साम्य का पता चलता है कि यानी कि अभिक्रिया या कोई भी प्रक्रम जो है उसकी साम्य पर सांद्रताएं क्या होगी, साम्य के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, ऊष्मागतिकी से। साम्य के बारे में जानकारी मिलती है साम्य पर अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होती है, जो हमने रासायनिक साम्य में पढ़ी है, वहां हमें डेल्टा जी का मान पता होने पर हम साम्य स्थिरांक निकाल सकते हैं और साम्य स्थिरांक से अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता की जानकारी जुटा सकते हैं। अभिकारक को व उत्पादों की सांद्रता की जानकारी मिलती है। ठीक है, तीसरी बात, इससे हमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे ऊर्जा परिवर्तन होंगे। तो हम ये कह सकते हैं प्रक्रम के ऊर्जा परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये खास उद्देश्य हैं जिनके लिए हम लोग ऊष्मागतिकी पढ़ते हैं। तो ऊष्मागतिकी क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि प्रक्रम संभव है या नहीं है, अगर संभव है तो किस हद तक होगा, यानी कब तक अभिक्रिया चलती रहेगी, या यूं कह दें कि कब जाके साम्य स्थापित हो जाएगा,
और साम्य पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता क्या होगी, हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और तीसरी बात, कोई प्रक्रम अगर हो रहा है तो उसमें एनर्जी चेंजेज क्या होंगे, इनके बारे में भी हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, ऊष्मागतिकी से मिलती है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसकी कुछ कमियां हैं, वो कमियां क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो ऊष्मागतिकी की कमियां, सबसे मुख्य कमी तो ये है कि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में बात करती है या मैक्रोस्कोपिक थिंग्स के बारे में बात करती है। मैक्रोस्कोपिक बोले तो बड़े कणों के बारे में बात करती है या बड़े पिंडों के बारे में बात करती है या बड़ी वस्तुओं के बारे में बात करती है, बड़ी चीज़ों के बारे में। जैसे बोतल में पानी रखा हुआ है, कप में चाय है, ये मार्कर है, बोर्ड है, जिनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वृहद वस्तुओं के बारे में ये बात करता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात नहीं करता। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जैसे बोतल में पानी है तो पूरे पानी के बारे में बात करता है, लेकिन पानी के एक अणु के बारे में, H2O के एक मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी केवल इसकी व्याख्या करती है वृहद कणों या वृहद वस्तुओं, केवल किसके लिए व्याख्या करती है, केवल किसके लिए भाई, केवल वृहद कणों के लिए, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए नहीं, केवल मैक्रो पार्टिकल्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए ही ये हमें बताता है कि ऊर्जा परिवर्तन कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ऊर्जा परिवर्तन के बारे में तो बताता है, किसके बारे में बताता है, ऊर्जा परिवर्तन के बारे में, और साथ में ये भी बताता है कि कहाँ जाकर साम्य स्थापित होगा, यानी साम्य पर सांद्रताएं क्या होंगी, लेकिन यह नहीं बताता है कि हमारे पास साम्य स्थापित होने में हमें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो साम्य स्थापित होने में जो समय लगता है उसके बारे में ये हमें कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट जो इसकी सीमा है क्या हो जाएगी कि अभिक्रिया में लगने वाले समय के बारे में नहीं बताता। अभिक्रिया में लगने वाले या कोई भी प्रोसेस है उसके कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, अभिक्रिया में लगने वाले समय के बारे में, समय के बारे में जानकारी नहीं देता है, नहीं देती है। यानी अभिक्रिया के बारे में लगने वाले समय के बारे में बोल दो या ऐसे कह दो कि अभिक्रिया दर के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया की दर के बारे में यहां से कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के प्रक्रम जो है वो संभव है या नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसके अलावा साम्य पर अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता क्या होगी इसके बारे में जानकारी देता है, और ऊर्जा परिवर्तन कैसे होंगे उनके बारे में हमें जानकारी देता है। लेकिन किसके बारे में बताता है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए बताता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं बताता है। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी में कुछ टर्म्स काम आती हैं, कुछ शब्दावली काम आती हैं,
वो हम देख लेते हैं ऊष्मागतिकी में कौन कौन सी टर्म्स हमारे काम आती हैं। तो देखिए ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ शब्दावली है। ऊष्मागतिकी से संबंधित शब्दावली, ऊष्मागतिकी से संबंधित शब्दावली। सबसे पहले तो निकाय, सबसे पहले क्या है निकाय। निकाय क्या है? निकाय को हम तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र, सिस्टम, सिस्टम। ठीक। निकाय क्या है? निकाय पूरी यूनिवर्स में से वो चीज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पर हमारा ध्यान है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन को देख रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी मेरा ध्यान सिर्फ इस बोर्ड पर है, तो बोर्ड मेरे लिए क्या है? सिस्टम। इसके अलावा इस दुनिया में क्या है? उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? निकाय। निकाय क्या है? जिसको हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, जिसको रिसर्च के लिए चुनते हैं। जैसे पानी में रखा हुआ गिलास में रखा हुआ पानी है, तो वो पानी हमारे लिए क्या होगा? निकाय होगा। उसके अलावा जो भी बच गया, यूनिवर्स का जो भी पार्ट बच गया, ब्रह्मांड, वो हमारे लिए सिस्टम नहीं है, वो हमारे लिए परिवेश है, परिपार्श्विक है, सराउंडिंग्स है। ठीक है। तो निकाय क्या है? निकाय जो है ब्रह्मांड का वह भाग है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जिसे अध्ययन के लिए चुना गया है, जिसे अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए चुना गया हो, चुना गया हो। अब इसकी क्या खास बात होनी चाहिए? इसकी खास बात यह है कि ये नग्न आंखों से दिखना चाहिए, नग्न आंखों से दिखना चाहिए, यानी बड़ा सारा होना चाहिए। बड़ा का मतलब मैक्रोस्कोपिक होना चाहिए, नग्न आंखों से दिखना चाहिए। तो इसकी एक खास बात तो यही है कि ये मैक्रोस्कोपिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब यह है कि वृहद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वृहद। ठीक है। दूसरी बात, वास्तविक हो, काल्पनिक नहीं हो। वास्तविक हो, वास्तव में ये चीज, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो ये मार्कर वास्तव में है और ये मुझे आंखों से दिख रहा है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं है इसको देखने के लिए, तो ये हमारा सिस्टम हो सकता है। ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? रियल होना चाहिए, यानी वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ये दो इसकी शर्त है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम। लेकिन सिस्टम की खास बात ये होनी चाहिए कि वो बड़ा होना चाहिए, यानी नग्न आंखों से दिखना चाहिए। ऐसे नहीं हाइड्रोजन के परमाणु की बात कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम नहीं हो सकता थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है। उसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, वो अलग चीज़ है। तो निकाय क्या है? ब्रह्मांड का वह भाग है जिसको अध्ययन के लिए चुना गया है। ये मैक्रोस्कोपिक होता है और ये रियल होता है। इसके अलावा जो बच गया भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके अलावा जो पार्ट बच गया, उसको हम कहते हैं परिवेश। क्या कहते हैं? परिवेश। ब्रह्मांड में इसके अलावा जो भी सब कुछ बच गया, उसको क्या कहते हैं? परिवेश। और इसी को कहते हैं परिपार्श्विक। इसी को क्या कहते हैं? परिपार्श्विक। सराउंडिंग्स। क्या कहते हैं भाई? सराउंडिंग कहते हैं। जो बच गया, यानी ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाएगा? निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग, निकाय के अतिरिक्त, निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग, ब्रह्मांड का
शेष भाग क्या कहलाएगा? परिपार्श्विक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिपार्श्विक कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। ठीक। अब देखिए, निकाय और परिवेश दोनों को सेपरेट करने वाली भी कोई चीज होती है। वो रियल भी हो सकती है, यानी वास्तविक भी हो सकती है, और वो काल्पनिक भी हो सकती है। ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक बीकर में पानी लिया, वो पानी हमारे लिए निकाय है। ये H2 ये क्या है? ये हमारे लिए निकाय है। ये क्या है भाई? हमारे लिए निकाय। और सपोज ये पूरा ब्रह्मांड है ये, तो ये जो बच गया ये हमारे लिए क्या है? परिवेश है। जो बच गया ये क्या है? परिवेश। ये पूरा तो क्या है? ये सब कुछ क्या है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। गिलास में हमने पानी लिया, वो पानी हमारे लिए क्या है? निकाय। और इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो चीज है वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री। जैसे ये वाटर की ये जो सतह बनी हुई है, इससे बाहर की तरफ क्या है? परिवेश। और इस सतह से शुरू क्या हो रहा है? जल। तो ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री, परिसीमा। यानी निकाय और परिवेश के मध्य, निकाय और परिवेश के मध्य बाउंड्री होती है। तो हम लिख सकते हैं क्या? निकाय व परिवेश के मध्य, परिवेश के मध्य वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है, काल्पनिक परिसीमा, परिसीमा होती है। ठीक है। या तो वास्तविक बाउंड्री होगी या फिर क्या होगी? काल्पनिक होगी। आई बात समझ में? अब ये जो बाउंड्री होती है ये फिक्स्ड भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है, यानी स्थिर हो सकती है या फिर गतिशील हो सकती है। तो बाउंड्री जो है ये फिर से कितनी तरह की हो जाती है? दो तरह की। परिसीमा कितनी तरह की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी हो सकती है? फिक्स्ड हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, स्थिर हो सकती है, स्थिर परिसीमा हो सकती है, और गतिशील हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, यानी गतिशील। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने ये जल लिया, पात्र में जल ले रखा है, तो उस जल की जो सतह है वो क्या है? स्थिर है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? स्थिर परिसीमा। और अगर इसी बीकर को मैं एक नल को खोल के जिसमें पानी आ रहा है उसके नीचे लगा दूं, तो उसमें पानी का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा, यानी वो बाउंड्री जो है वो क्या होगी? मूवेबल हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी? मूवेबल, यानी गतिशील हो जाएगी। तो ये हो गई निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है, परिसीमा क्या होता है, क्या होती है। ये निकाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी। अब बात करते हैं निकाय कितनी तरह का होता है। अब हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं निकाय, वो कितनी तरह का होता है। तो निकाय के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार, निकाय के प्रकार। निकाय के प्रकार, निकाय जो है देखो होता क्या है, निकाय और परिवेश के बीच क्या होता है। निकाय का जब भी अध्ययन किया जाता है, निकाय का अध्ययन कब करेंगे? जब हमारा उसमें इंटरेस्ट होगा, और जब हमारा उसमें इंटरेस्ट है तो हमारे और निकाय के बीच में कुछ ना कुछ आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान किसका होगा? या तो ऊर्जा का या द्रव्यमान का।
कैसे? जैसे मान लीजिए चाय, एक कप में गर्म चाय रखी हुई है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर कप एक जगह फिक्स रखा हुआ है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चाय वाष्पीकृत होगी और उसमें चाय का लेवल कुछ कम हो जाएगा। हालांकि इतना कम नहीं होता कि वो खाली होने लग जाए कप, हम उसको ज़्यादा मेज़र नहीं कर सकते, पर फिर भी दिखता है कि वाष्प निकल रही है तो कम तो होता ही है इस तरह। तो उसमें से क्या हो रहा है, द्रव्यमान कम हो रहा है और धीरे धीरे वो चाय ठंडी भी हो जाती है, यानी उसकी जो ऊष्मा है वो भी निकल रही है, तो चाय क्या था हमारा, निकाय। उस चाय के और परिवेश के बीच किसका आदान प्रदान हुआ, द्रव्यमान का आदान प्रदान हुआ, पदार्थ का आदान प्रदान हुआ, और पदार्थ के साथ साथ ऊर्जा का भी आदान प्रदान हुआ। किस रूप में, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो दो चीजों का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का और ऊर्जा का। ठीक है, तो द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य यानी पदार्थ, मैटर, द्रव नहीं बोल रहा हूं, है ना, द्रव्य यानी पदार्थ, और ऊर्जा इसके विनिमय के आधार पर, विनिमय के आधार पर, ये निकाय है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर निकाय कितनी तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे 3 प्रकार के? एक तो होता है खुला निकाय। कौन सा होता है, खुला निकाय। दूसरा होता है बंद निकाय, और तीसरा होता है विलगित निकाय। ठीक है, खुला निकाय, ओपन सिस्टम, खुला निकाय। खुला निकाय का मतलब क्या है, ओपन सिस्टम। ठीक, ओपन सिस्टम कौन सा होगा, ये है ब्रह्मांड, ये क्या है, ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। ठीक है, इसमें कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे मान लीजिए ये बीकर है कोई, उसमें पानी रखा हुआ है, ये लीजिए, ये पानी हमारा क्या है, सिस्टम है, ये हमारा क्या है, निकाय है। और इसके अलावा जो बच गया ये क्या है, ये सब परिवेश है। ठीक है, निकाय में क्या है, पानी रखा हुआ है, गर्म है, सपोज गर्म जल है, तो गर्म जल को आप जैसे ही रखेंगे, क्या गर्म जल और परिवेश के बीच में द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा क्या, बिल्कुल होगा। गर्म जल जो है वो वाष्प के रूप में परिवेश में चला जाएगा, यानी वहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा। वहाँ पर क्या होगा भाई, द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा। चलिए एक बार पहले इनकी फोटोज बना देता हूँ तीनों की। दूसरा कौन सा निकाय है, बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा कौन सा निकाय होगा, बंद निकाय, जिसको आप क्या कहेंगे, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा कौन सा है हमारा, तीसरा है विलगित निकाय, विलगित निकाय। विलगित निकाय को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 तरह का निकाय है, पहला निकाय खुला निकाय, दूसरा बंद निकाय, और तीसरा विलगित निकाय। अब मैं अगर इस गर्म पानी के पात्र को ढक दूं, ऊपर मैंने क्या किया, इसके ढक्कन लगा दिया, क्या कर दिया, इसको ढक्कन लगा दिया, लिड रख दी इसके ऊपर, तो ये तो हो गया आपका निकाय। ये तो कौन है, ये इसके अंदर जो रखा हुआ है वो तो कौन है, वो तो है इसका अपना निकाय, ये तो है निकाय। और इसके चारों तरफ कौन है, ये परिवेश, ये तो पूरा ब्रह्मांड हो ही गया ना, यूनिवर्स हो ही गया ना ये तो। ठीक है, तो ये क्या होगी, होगा बंद निकाय। और विलगित निकाय में क्या होगा, ये तो हो गया आपका ब्रह्मांड,
ये तो क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया, ब्रह्मांड। और इसमें सपोज आपने रख दिया, अब की बार थर्मस में रखा है पानी को, किस में रखा है, थर्मस में रखा है। तो थर्मस में तो आपको पता है कि बाउंड्रीज जो होती हैं ना वो ऐसी होंगी, ऐसी बाउंड्रीज होंगी। कैसी? जो उसको पानी को ठंडा नहीं होने देंगी। पानी ठंडा कब होगा, जब उसकी ऊष्मा निकल जाए। तो ये क्या है, इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है ये तो आपका क्या हो गया, निकाय हो गया। ये तो क्या हो गया आपका, निकाय। ओके, ये तो हो गया आपका निकाय। और ये क्या हो गया आपका परिवेश। तो तीनों परिस्थितियों को देखिए, यहां क्या हो रहा है, निकाय और परिवेश के बीच में पानी का वाष्प के रूप में आदान प्रदान हो रहा है। यानी यहां पर द्रव्य का आदान प्रदान हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, द्रव्य का विनिमय हो रहा है। किसका विनिमय हो रहा है, यहां निकाय और परिवेश के मध्य, निकाय व परिवेश के मध्य, परिवेश के मध्य किस किस का विनिमय हो रहा है, द्रव्य का विनिमय हो रहा है क्या, पदार्थ का विनिमय हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। द्रव्यमान का विनिमय हो रहा है, या द्रव्य का बोल दें, द्रव्य का, तथा ऊर्जा का भी विनिमय हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। किस रूप में हो रहा है, ऊष्मा के रूप में। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं ऊष्मा का या ऊर्जा का लिख सकते हैं, विनिमय होता है, विनिमय होता है। ये तो बात हुई खुला निकाय की। वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच में द्रव्य और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होता है। भाई पानी भी ठंडा हो रहा है, यानी ऊष्मा निकल रही है उसमें से, और वाष्प के रूप में वो कम भी हो रहा है। वाष्प के रूप में वो कहाँ जा रहा है, परिवेश में जा रहा है। लेकिन ढक दिया जाए तो वाष्प के रूप में बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी यहाँ पर द्रव्य का विनिमय नहीं होगा। ना तो मैं इसमें पानी और डाल सकता हूँ, ढक रखा है, और ना इसमें से पानी निकाल सकता हूँ। ये कैसा है, बंद है, ठीक है। खोलना पड़ेगा पानी निकालने के लिए। खोलने का मतलब तो क्या हो गया, ओपन सिस्टम। तो ये बंद है, इसमें क्या होगा, निकाय और परिवेश के बीच में, निकाय व परिवेश के मध्य, परिवेश के मध्य, निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय नहीं होता। द्रव्य का विनिमय नहीं होता, नहीं होता है। लेकिन पानी ठंडा तो होगा, यानी ऊष्मा का विनिमय होता है, परंतु ऊष्मा का विनिमय होता है, ऊष्मा का विनिमय होता है। आई बात समझ में, ऊष्मा का विनिमय होगा, ठीक। अब बात करते हैं विलगित निकाय की। किसकी, विलगित निकाय की। विलगित निकाय में क्या होगा भाई, क्या निकाय और परिवेश के बीच में ऊष्मा का विनिमय होगा क्या। देखिए होता क्या है, जैसे थर्मस है, बंद कर रखा है आपने, इसमें पानी डाल के, गर्म पानी डाल के बंद कर रखा है थर्मस फ्लास्क को, तो उसमें से पानी ना तो निकाल सकते हैं और ना ही उस बंद थर्मस फ्लास्क में हम पानी डाल सकते हैं। या एक ऐसे कहते हैं कि गर्म पानी आपने डाल रखा है तो वो वाष्प के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, यानी द्रव्य का तो विनिमय नहीं होगा। अब बात करते हैं ऊष्मा के विनिमय की। तो थोड़े टाइम के लिए अगर देखें तो वो पानी ठंडा भी नहीं होता है। हालांकि आदर्श थर्मस फ्लास्क होते नहीं है, इसलिए कुछ लंबे टाइम तक अगर रखें तो वो भी ठंडा हो जाता है, यानी धीरे धीरे ऊष्मा विनिमय हो जाता है। लेकिन हम उसको अगर नगण्य मान लें तो एक बार ये कह सकते हैं, अगर प्रयोगशाला की परिस्थितियों की बात करें तो आदर्श थर्मस बनाए जा सकते हैं, यानी ऐसे थर्मस हो सकते हैं, ऐसे थर्मस फ्लास्क हो सकते हैं जिनमें रखा हुआ पानी कभी ठंडा, गर्म रखा हुआ पानी कभी ठंडा नहीं हो। तो ऐसे जो निकाय होते हैं, बंद निकाय, ये सॉरी विलगित निकाय, उनकी जो दीवारें होती हैं वो कुचालक होती हैं, उनमें से ऊष्मा आ जा नहीं सकती है। दीवारें कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। तो
ये जो निकाय होगा ये कैसा होगा, विलगित निकाय। यानी विलगित निकाय में क्या होगा, निकाय व परिवेश के मध्य, निकाय व परिवेश के मध्य किसका विनिमय होगा, न तो द्रव्य का विनिमय होता है, द्रव्य का विनिमय होता है, और न ही किसका होता है, ऊष्मा, न ही ऊष्मा का विनिमय होता है, ऊष्मा का विनिमय होता है, विनिमय होता है। ठीक है, ना तो द्रव्य का विनिमय होगा और ना ही ऊष्मा का विनिमय होगा। तो यहां क्या होगा, यहां काम की बात यह है कि ये जो इसकी वॉल्स हैं, इसकी जो दीवारें हैं, निकाय की जो दीवारें हैं, निकाय की वॉल्स, दीवारें कैसी होंगी, कुचालक होंगी। कैसी होंगी, कुचालक होंगी। जबकि इन दोनों केस में, इन दोनों केस में क्या होंगी, दीवारें सुचालक होंगी। दीवारें कैसी होंगी, सुचालक होंगी। तो ये बात हुई निकाय के प्रकार की। निकाय कितनी तरह के होंगे, 3 तरह के होंगे। अगर निकाय और परिवेश के बीच में द्रव्य का भी आदान प्रदान होता है और ऊष्मा का भी आदान प्रदान होता है तो खुला निकाय होगा। सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं होता है, तो उसको बंद निकाय बोलेंगे। और किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होगा, द्रव्य का भी नहीं हो और ऊष्मा का भी नहीं हो, तो इस प्रकार के निकाय को आप क्या कह देंगे, विलगित निकाय। ठीक है, ये हुई निकाय के प्रकार से संबंधित बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रक्रम क्या होते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।